तो चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। मगर जैसा कि आप लोग जानते हो, हम इसके पहले कुछ चीज़ें देख चुके हैं, जैसे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी यूथ लीडर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। गांधी जी को सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए मई 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है न सिर्फ गांधी जी के द्वारा बल्कि अलग अलग लीडर्स के द्वारा, और रेसिप्रोकेट किया जाता है अलग अलग रीजन्स में। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है 1929 में, और तिरंगे को रावी नदी पे फहरा दिया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड इरविन ने डोमिनेंस स्टेटस देने की बात कही मगर समय नहीं बताया, जिस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कह दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो बेटा हम जब ही आएंगे जब तुम ये नहीं बोलोगे कि देना है या नहीं डोमिनेंस स्टेटस, तुम ये बोलोगे कि कैसे देना है। राइट, ये हम देख चुके हैं। तो फाइनली 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है लंदन में। और इसके पहले क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी थी तो गांधी जी और बाकी लीडर्स को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के छोड़ना पड़ता है जेल से। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड ही नहीं करती है। ये अटेंड की जाती है बाय द हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स। बट क्योंकि उस समय मेजॉरिटी भारतीय को रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जब तक वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेगी इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फेल हो जाती है। मगर किसी तरीके से पैसिफाई तो करना था। अब मुद्दा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी एक मुश्किल में फंस गई थी कि अगर वो कुछ करे तो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। लोगों को ये लगता भारतीयों को कि देखो ब्रिटिश साम्राज्य झुक रहा है भारतीयों के सामने, और कुछ ना करे तो ये लोग चैन से नहीं बैठने देंगे, ना मॉडरेट, ना एक्सट्रीमिस्ट, ना रिवोल्यूशनरीज। तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। तो यहाँ पे 1931 5 मार्च को एक दिल्ली पैक्ट साइन होता है। सिंपली अगर मैं पुटअप करूं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अथोराइज किया था गांधी जी को कि आप जाओ और वॉइसरॉय इरविन के साथ में अपनी डिमांड्स को, हाँ या फिर कहूँ हमारी डिमांड्स को उनके सामने रखो। तो उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा। अब इसमें से कुछ डिमांड्स जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली वो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखेंगी, और कुछ डिमांड्स जो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी वो आपको यहाँ लिखी हुई दिखेंगी। और ये जो डिमांड गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी, इसी कारण से भगत सिंह जी को फांसी भी हुई। तो यहाँ पे वो डिमांड्स देख लेते हैं जो एक्सेप्ट कर ली गई थी गवर्नमेंट को। पहला, अगर आप सॉल्ट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हो तो आप बना सकते हो। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो वायलेंस के केस में कन्विक्टेड नहीं है उनको हम रिलीज़ कर देंगे, मगर ये तो वायलेंस के केस में कन्विक्टेड थे, इनको रिलीज़ नहीं करेंगे। पीसफुल पिकेटिंग का राइट दे दिया गया, जो कन्फिस्केटेड लैंड्स थी लोगों से छीन ली थी उनको हम रिटर्न कर देंगे, ये बात कही गई। और इसी के चलते क्योंकि ये बातें मान ली गई मगर कुछ बातें नहीं मानी गई, इनके चलते फाइनली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रखा था उसे सस्पेंड कर दिया कांग्रेस ने, और ये कहा कि ठीक है हम आपके साथ फिर से आगे टेबल पे बैठेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अभी के लिए हम ये डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि गांधी जी के पास ताकत थी कि वो भगत सिंह की फांसी को यहाँ पे रुकवा सकते थे, जबकि गांधी जी का कहना था कि अगर मैं ये चीज़ पे अड़ा रहता तो ये चीज़ मुझे कभी नहीं मिलती, जो कि ज़रूरी थी। और ब्रिटिशर्स इस चीज़ पे कभी नहीं मानते, और अगर मैं इस पे अड़ा रहता तो वो ये भी नहीं देते और ये भी नहीं देते, मतलब उनकी फांसी तो तय थी। तो ये गांधी जी का कहना था। खैर, हमने दिल्ली पैक्ट के बारे में पढ़ा। फाइनली 1931 मार्च 26 से लेकर 31 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची में मिलती है। सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो हर पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, या मैं कहूँ अप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी और इरविन के पैक्ट को एंडोर्स करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नॉमिनेट करती है गांधी जी को ही कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हमारी बात जाके रखना। इसी के साथ इस कराची सेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कुछ इतने महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन पास हुए थे, जैसे दिस पर्टिकुलर सेशन पास रिजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो यहाँ से हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्राम कैसा होगा इंडिपेंडेंस के बाद, कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे लोगों को दिए जाएंगे, वो यहीं से मिलते हैं। इसी के साथ 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। इसको भी गांधी जी अटेंड करते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देती है डोमिनियन स्टेटस को, तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़। और ये जो माइनॉरिटीज़ का इशू है ये इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार की कुछ और ही मंशा थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, और इसीलिए हमें 1932 में कम्युनल अवार्ड देखने को मिलता है। तो फाइनली जो 1932 है जनवरी में,
वहाँ पे सीडीएम को, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस रिलॉन्च कर दिया जाता है। कांग्रेस को यहाँ पे अब इलीगल घोषित कर दिया जाता है, गांधी जी को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिफरेंट मोड में हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इतनी मासिव लेवल पे इंडियंस को, या मैं कहूँ लीडर्स को, जेल में डाल रही थी, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये 1932 में जाके ख़त्म हो जाता है। अब ये जो कम्युनल अवार्ड है इसके बारे में भी आप कुछ चीज़ें जान लो। जैसे 1932 अगस्त कम्युनल अवार्ड ये लाया गया था बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, और ये बेस्ड था ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी जिसका नाम है लोथियन कमेटी। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को डिप्रेस क्लासेस और अदर माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग किसी भी हाल में सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे ही नहीं, भले ही वो मुस्लिम्स के लिए हो, और ये तो दलित और बाकी लोगों के लिए भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, ये तो मान ही नहीं सकते थे, राइट। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने तो सपोर्ट कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉर दलित्स, और इस कारण से गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ का ऐलान कर दिया, और इसी कारण से हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा पूना पैक्ट। खैर, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड करा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को चलाते हुए, और इसी कारण से एक डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे वो ये बात जानते थे कि कम्युनल अवार्ड को अगर रिजेक्ट करा तो जो एक्चुअल में सही में माइनॉरिटीज़ हैं उनको लगेगा कि उनको उनके राइट्स नहीं देना चाह रहे हैं या उनको किसी भी तरीके का फेवर नहीं देना चाह रहे हैं। जबकि जो लीडर्स थे उनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो हम डिवाइड हो जाएंगे, जबकि हमको यूनाइट रहना है इस फोर्स के अगेंस्ट। तो कांग्रेस का स्टैंड ये था, बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने न इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। तो उन्होंने रिजेक्ट करने की भी गलती नहीं करी, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने चाहिए। हालांकि एक चीज़ और बता के मैं आपकी क्लैरिटी को इस कम्युनल अवार्ड की क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे लीडर्स उस समय क्या सोचते थे। देखो, गांधी जी का ये मानना था कि जो कम्युनल अवार्ड है ये एक तरीके से इंडियन यूनिटी पे अटैक है। इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन द इंडियन यूनिटी बट ऑन द नेशनलिज्म ऑल्सो, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदुइज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ पे जो सोशली डिग्रेडेड पोजीशन है उनकी, डिप्रेस्ड क्लासेस की, उसको उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने उनको सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी मान लिया तो जो अनटचेबिलिटी, जो एक सोशल प्रथा हमारे देश में चलती आ रही है, वो कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी, और अनटचेबल हमेशा के लिए अनटचेबल ही रह जाएंगे। इसी कारण से उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और इसी कारण से जब उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का निर्णय लिया तो बी आर अम्बेडकर जी को भी समझ में आ गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो किसी हालत में नहीं आएगा। तो फाइनली एक अग्रीमेंट ये हुआ, गांधी जी ने बोला कि देखो, रिजर्व सीट ज़्यादा ले लो भले ही आप, है ना, मगर सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं लेने देंगे कि डिप्रेस क्लासेस के लोग ही डिप्रेस क्लासेस को चुनेंगे, आप रिजर्व सीट ज़्यादा ले लो। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको कंटिन्यू करने की बात कही गई थी कम्युनल अवार्ड में और एक्सटेंड कर दिया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको खारिज कर दिया गया। रिजर्व सीट डिप्रेस क्लासेस को ज़्यादा दे दी गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना कि क्योंकि इस पूना पैक्ट से डिप्रेस क्लासेस को बुरा तो लगेगा, तो पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने मासिव लेवल पे एक हरिजन कैंपेन शुरू किया। 1932 से 34 आपको देखने को मिलेगा एंटी टचेबिलिटी लीग बनती है, और गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं ये समझाते हुए कि हम सब एक हैं। क्योंकि ये जो पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट, इसमें डिप्रेस क्लासेस को एज अ पॉलिटिकल टूल मान लिया गया था और यूज़ करने की कोशिश की जा रही थी अगेंस्ट मेजॉरिटेरियन कास्ट हिंदू। खैर, इस 1932 के पूना पैक्ट के बारे में भी हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, यरवड़ा जेल, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे, तो यहाँ पे साइन हुआ बिटवीन अंबेडकर एंड मदन मोहन मालवीय, क्योंकि उस समय तो गांधी जेल में थे, तो ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी उन्होंने साइन कर दिया। यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया गया। रिजर्व सीट जो थी डिप्रेस क्लासेस के लिए उसको बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया ये आप यहाँ से खुद से देख सकते हो। इसी के साथ जब जेल में थे गांधी जी तो उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को इन 1932 इस्टेब्लिश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। साथ ही एक वीकली हरिजन भी उन्होंने पब्लिश करवाना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो रिलीज़ हुए वो सत्याग्रह आश्रम में जाके शिफ्ट हो गए वर्धा में, और उन्होंने एक कसम खाई कि मैं कभी भी साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा जब तक कि स्वराज
न मैं जीत लूँ। ठीक है, तो वर्धा से ही उन्होंने हरिजन टूर को स्टार्ट किया। नवंबर 1933 से लगभग जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमीटर तक वो घूमे थे, लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, एक हरिजन सेवक संघ बनाया था जिससे अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है हर फॉर्म में, ये प्रोपोगेट किया जा सके। मगर खैर ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। ये ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अटेंड की जाती है, न ही गांधी जी के द्वारा। आउटकम क्या निकलता है? एक वाइट पेपर जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है। और यही वो टाइम पीरियड रहता है जब 1934 नवंबर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हटा दिया जाता है और गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपने अभी तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की कहानी देखी। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग ये बात करेंगे कि 1934 के बाद क्या सिनारियो रहा और किस तरीके से काउंसिल में एंट्री लेके एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश करी हमारे नेशनल लीडर्स ने। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।